चलिए आज हम लोग आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं? हेलो, ठीक है। तो फिर आवाज नहीं आ रहा है? हाँ जी सर, आ रही है सर। आ रही है, ठीक है। तो आज जो हम लोग करेंगे, तो जैसे पिछले हम लोगों ने मार्च का किया था, तो अब अप्रैल का है ये, और अप्रैल में ये फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल का आपका है ये ब्रीफ। बाकी जो है हम अगले क्लास में उसके बाद का करेंगे। तो अभी जो था वो उसमें पहला जो हमारा ये पॉइंट है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए IMD द्वारा 169 नए नामों की सूची, ये नया नाम दिया गया है। और जो सूची जैसे हाल फिलहाल में चक्रवात आया था उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विषय में ये अक्सर हर एग्जाम में आपको पूछा जाता है, और करंट अफेयर्स जब आता है तो डेफिनेटली आप इसके बारे में आपको जानना जरूरी हो जाता है। खास करके देखें तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कौन से रीजन में आते हैं, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात खास करके हम देखेंगे तो अरब सागर में ज्यादा कम आता है और बंगाल की खाड़ी में ज्यादा। तो ये सब क्वेश्चन अक्सर यूपीएससी में, पीटी में तो पूछता है, मेंस में भी पूछता है। तो ये मुख्य बिंदु जो इसमें है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और फिर जो इस यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है, कौन कौन से परिस्थितियां उनके लिए जिम्मेदार होती है ये, और फिर दूसरी टाइप का भी चक्रवात होता है जिसको हम लोग कहते हैं शीत कटिबंधीय चक्रवात। ठीक, अब ये जाएगा शीत कटिबंधीय चक्रवात। तो इस दोनों में क्या अंतर होता है, तो जल्दी हम ज्योग्राफी का क्लास आप लोगों को शुरू करेंगे, तो उसमें हम बताएंगे कि दोनों का क्या क्या प्रभाव होता है, कैसे बनता है, दोनों के प्रक्रिया प्रणाली क्या क्या होती है, ये सब हम डिटेल बताएंगे। लेकिन ये अभी मेरा करंट अफेयर्स का क्लास है, तो इसमें जो आपको समराइज तरीके से मैं बताऊंगा कि इन नामों में जो अभी हुआ है उसमें ये जो 159 नए नाम जारी हुए हैं उसमें भारत, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड, कतर, यूएई, सऊदी अरब, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान जैसे तकरीबन 13 देश का योगदान है मौसम विज्ञान संगठन द्वारा। खास करके ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये 45वां सत्र, इसका 45वां कॉन्फ्रेंस था जिसमें ये 169 नए नामों की सूची रखी गई। असल अगर हम देखें तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसको विभिन्न एरिया में विभिन्न नाम है। जैसे हम लोग साइक्लोन बोलते हैं, तो अगर यही वेस्ट पैसिफिक में आता है, अर्थात पश्चिमी प्रशांत महासागर में साइक्लोन आता है, तो वहां ये आपको टाइफून कहलाता है। यही अगर अमेरिका के पास फ्लोरिडा के तट पे आता है तो इसको हरिकेन कहा जाता है या हैरिकेन कहा जाता है। तो नाम अलग अलग है, लेकिन अगर इसको वैज्ञानिक नाम अगर पूछा जाए कि ये वैज्ञानिक नाम क्या होता है इसका, अगर मान लिया आपसे पीटी में क्वेश्चन पूछे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन ही है वैज्ञानिक नाम। लेकिन अगर डिफरेंट एरिया में इसका डिफरेंट नाम है, ये भी आपको ज्ञान इसका होना चाहिए। तो बेसिकली इसका नामकरण जो किया जाता है, अगर हम देखें तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता क्या है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होता है वो एक्सट्रीम लो प्रेशर का बेल्ट होता है, और ये लो प्रेशर का बेल्ट, एक्सट्रीम लो प्रेशर का बेल्ट जो है ये चक्रवात का निर्माण करता है, और ये फाइनली जब तट पे आता है तो भयंकर तबाही मचाता है, व्यापक तरीके से इसका विनाश होता है। तो इसमें असल नामकरण का ये इसलिए किया गया क्योंकि इसको तो आप ट्रॉपिकल साइक्लोन वैज्ञानिक तौर पे भी दे सकते थे, लेकिन नामकरण इसलिए दिया गया कि जैसे साइक्लोन के बाद की जो परिस्थितियां होती है, जैसे कि जो हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी या डिजास्टर के लिए जो बना हुआ एजेंसी है, वो किस तरह से आसानी से इस साइक्लोन से निपट सके, राहत कार्य पहुंचा सके, इसीलिए विभिन्न देशों द्वारा इसका नामकरण किया जाता है। तो इसमें जो है नाम तय होने के नियम क्या है, ये है देखिए कि इसमें प्रस्तावित संस्कृति, ये क्या हो गया, हाँ ये ठीक। इसमें था कि जहां जिस एरिया के जो देश नाम देगा वो अपना
संस्कृति, राजनीतिक, लिंग और धार्मिक मान्यताओं के लिए तटस्थ होना चाहिए, यानी वो अपना सांस्कृतिक रूप नहीं दे सकता है, किसी व्यक्तिगत राजनीतिक का नाम नहीं दे सकता है, किसी स्पेशल धार्मिक और लिंग इससे प्रभावित नहीं हो सकता, उसमें वो न्यूट्रल होना चाहिए। नामों को दुनिया की आबादी के समूह की भावनाओं को आहत नहीं होना चाहिए, कि ऐसा नाम नहीं देना चाहिए जिससे आसपास के जो दूसरे देश है उसको बुरा लगे कि ऐसा है। उसी तरह से नाम प्राकृतिक में यानी क्रूर नहीं होना चाहिए, जैसे कि सपोज कीजिए कोई चक्रवात है, उसको हम हिटलर नहीं नाम दे सकते, उसका नाम हम चंगेज खान नहीं दे सकते, इसलिए कि ये पास्ट में हम देखते हैं ये क्रूर लोग थे। उसी तरह से जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इसके देश के द्वारा सुझाए गए नामों को अस्वीकार करने का भी अधिकार है। ये जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन कमिटी जो है, तो इसको आपको ये अस्वीकार करने का भी इसको अधिकार है कि अगर किसी ने दिया, और नाम कम से कम 8 अक्षरों वाला होना चाहिए और उच्चारण करने में आसानी होना चाहिए। तो अभी ये जो हुआ था, तो ये बेसिकली जो हम देखते हैं, तो ये राष्ट्र में क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र होता है, रीजनल स्पेसिफिक मेट्रोलॉजिकल सेंटर होता है, जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के चक्रवातों के नाम के लिए जिम्मेदार है, जो रीजनल है, और ये उत्तर भारत सहित अन्य चक्रवातों के नाम को भी सुझाता है। सुझाव में जो कंट्री है ये RSMC, मतलब रीजनल जो मौसम का है, अभी जो हमने बताया, तो ये रीजनल जो क्षेत्र है, जो रीजनल स्पेसिफिक मेट्रोलॉजिकल केंद्र जो है, मतलब सेंटर जो है, ये इसमें जो है शामिल है इस रीजन का जितना भी क्षेत्र है, जैसे कि भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, ओमान, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देश इसमें शामिल है। तो ये आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जो 169 नामों की सूची दी गई, तो उसमें ये सब बात आपको ध्यान देने का जरूरत है, इसके बारे में सोचने की जरूरत है। बेसिकली उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में थोड़ा सा विशेष आगे हम बताते हैं आपको। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच ही आता है। ये आपको 30 डिग्री साउथ या 30 डिग्री नॉर्थ से बियॉन्ड नहीं जाता, यानी वहां ये उत्पन्न नहीं होता। वहां अगर उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग कहते हैं सब ट्रॉपिकल साइक्लोन, या उसको शीत कटिबंधीय साइक्लोन कहते हैं। उसकी प्रक्रिया और इसकी प्रक्रिया में दोनों में फर्क होता है। तो प्रक्रिया का क्या फर्क है, ये सारा डिटेल हम लोग जब हम ज्योग्राफी लेंगे तो आपको ज्योग्राफी के क्लास में पूरी तरह से अच्छी तरह से बताएं। अब है ये पीटर वर्क्स क्लाइमेट डायलॉग, जिसको पीटर वर्क्स जलवायु संवाद के रूप में जाना जाता है। ये भी अप्रैल 2020 का ही है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत की प्रतिनिधित्व करते हुए पीटर वर्क्स जलवायु संवाद के 11वें सत्र में भाग लिया। अब इसका मुख्य बिंदु जो है वो आप नोट कर लें। पीटर वर्क्स संवाद की मेजबानी जर्मनी ने की थी, जानते हैं पीटर वर्क्स जो जर्मनी में है। इसकी सह अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम ने की थी। संवाद में 30 से अधिक देशों ने भाग लिया था। बातचीत में कोविड-19 से निपटने का, मतलब जो अभी कोरोना वायरस चल रहा है, डिजीज COVID, कोविड-19 से निपटने, जीवन को बचाने और बीमारी के सामाजिक और आर्थिक परिणामों को दूर करने के उपायों पर चर्चा की गई। इसने पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के आगे के चरण की तैयारी के बारे में भी चर्चा की। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो पेरिस क्लाइमेट टॉक हुआ था, उसमें यह था कि जो हमारी वैश्विक तापमान है वो हम ऐसे उपाय करेंगे कि जो हमारी वैश्विक तापमान है वो 2100 ईस्वी तक 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा न हो, ऐसा किया गया था। अगर वर्तमान में जो स्थिति है वो 2 से 3 डिग्री तक जा सकता है 2100 के बाद। तो इस संवाद में भारत की क्या स्थिति रही उसके बारे में हम लोग भारत ने एक जलवायु प्रौद्योगिकी का सुझाव दिया जिसमें सस्ती कीमत पर सभी के लिए खुला है। भारत विकासशील देशों को तुरंत ट्रिलियन USD अनुदान करने का सुझाव दिया। ऐसा क्यों हो गया, लॉक हो जाता है, आगे जाते हैं।
ऐसे ही रहे। तो संवाद के बारे में कि ये संवाद कब से शुरू हो रहा है, तो 2009 में कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन की विफलता के बाद जर्मनी द्वारा ये वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आमतौर पर पर्यावरण मंत्रियों द्वारा भाग लिया जा रहा है, यानी जो भी देश के इन्वायरमेंट मिनिस्टर है वो इसमें भागते हैं। तो अब हम देखते हैं कि 2009 में जो कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ था वो क्या था। तो कोपेनहेगन सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पे था खास करके। इसमें 2009 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जो यूएनएफसीसी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी को आमतौर पर कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। यह कोपेनहेगन जो डेनमार्क में है, आप जानते हैं, तो वो डेनमार्क में आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन में कोपेनहेगन समझौते का मसौदा, यानी जो कोपेनहेगन ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया था। इस समझौते में विकसित देश 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की प्रतिज्ञा के लिए सहमत हुआ, यानी कि अनुमान कि ये था कि इसमें ये बात की गई कि तो जो डेवलप कंट्री है, जो विकसित देश है, वो 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर देगा और इस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस वाला में, और इसके लिए ताकि जो गरीब कंट्री है, खास करके जो वल्नरेबल, जिसको सुवेद कंट्री कहा जाता है, वो इसे आसानी से लड़ सके, इसको आसानी से मतलब क्लाइमेट चेंज का सामना कर सके। अन्य प्रमुख बात जो है यूएनएफसीसी में 2010 में इसने ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की थी। 2012 में क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया गया था और 2015 में पेरिस समझौते को अपनाया गया था। तो ये सब क्रोनोलॉजी याद रखने की जरूरत है, क्योंकि पीटी में इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना कब हुई, और उसके सामने दे देगा कि 2012। उसी तरह से क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, तो उसके सामने आपको 2010 दे सकता है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखिएगा कि कौन क्या है, चूंकि इस तरह से आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित युग्मों पे विचार करें। अब इस तरह से जोड़ा दे देगा 1 2 3 का और बोलेगा कि इसमें सही जोड़ा कौन है। या कभी कभी ऐसा है कि सब सही होगा, उसमें कोई एक गलत होगा, तो उसमें ये बोला जाएगा निम्न में से गलत कौन सा है या करेक्ट कौन नहीं है, तो इसके बारे में। तो ये था आपको जो पीटर वर्क्स डायलॉग जो था, ये क्लाइमेट पे था। तो आगे हम लोग चलते हैं। सामान्य सेवा केंद्र, ये भी संदर्भ है, खास करके जिस तरह से हम लोग ऑनलाइन रिटेल की बात करते हैं और पूरे डिजिटलाइजेशन, इंडिया का डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, ई कॉमर्स की बात करते हैं। तो 29 अप्रैल 2020 को भारत सरकार ने घोषणा की थी कि सामान्य सेवा केंद्र अब गांव स्तर तक ऑनलाइन रिटेल, जो अभी हम लोग ऑनलाइन रिटेल देखते हैं, तो वो बेसिकली अर्बन एरिया में ही ये सीमित है। और खास करके जो बड़े अर्बन सेंटर है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, पटना, इस तरह से छोटे छोटे शहरों में अभी भी ये रिटेल चेन नहीं पहुंचा है। तो खास करके जब से ये कोविड-19 आया है, लॉकडाउन हुआ है, तब से आप समझिए डिजिटलाइजेशन का दौर और तीव्र गति से हुआ है, क्योंकि अब लोग फिजिकली नहीं जाना चाहते हैं और ज्यादातर ऑनलाइन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार या कॉमर्स करना चाहते हैं। तो आम सेवा केंद्रों को ग्रामीण के ई कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट और अमेजन की नौकरियां लेनी है। मतलब ये सेवा जो लेगा, ये सेवा इसका कौन करेगा इसमें सामान्य सेवा केंद्र में, तो ये अमेजन और आपको फ्लिपकार्ट, जो 2 सबसे बड़ा नाम है, आप जानते हैं ई कॉमर्स का। तो इसका जो प्रचार है भारत सरकार द्वारा किया जाता है और गतिशीलता पर लगाए गए प्रतिबंधों से उत्पन्न कठिनाइयों को, जैसे कि हम जानते हैं कि जब लॉकडाउन हो गया है तो मूवमेंट रुक गया है, जो मैं पहले ही आपको कह रहा था। तो इसको कैसे इस कठिनाई से दूर किया जाए और ये खुदरा व्यापार जो है किस तरह से गांव-गांव तक आम आदमी को पहुंचे और कठिनाई से दूर हो। तो इसमें बेसिकली जो गांव में स्थित सार्वजनिक सेवा केंद्र है उसका उपयोग किया जाएगा, कॉमन सर्विस सेंटर, जिसमें दूध, सब्जी, फल, दाल जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए। तो उपभोक्ता इसका विशेष अनुप्रयोग के माध्यम से, यानी जो उपभोक्ता होगा इसमें इसका विशेष आदेश दे सकेंगे। और ये जो कॉमन सर्विस सेंटर है ये कब स्थापित किया गया था? ये 2006 में स्थापित किया गया था, सार्वजनिक सेवा केंद्र।
तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अभी इसका काम आ रहा है, लेकिन ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? तो ये 2006 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत स्थापित किया गया था। कौन सी योजना थी? तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना थी, जिसके तहत ये सार्वजनिक सेवा केंद्रों की स्थापना की गई थी। आगे हम लोग चलते हैं। तो इसमें था कि इनमें शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस और मनोरंजन के क्षेत्रों में लागत प्रभावी उच्च गुणवत्ता वाली आवाज और डेटा सेवाएं प्रदान करना था। मतलब इसका उद्देश्य क्या था? जो ई गवर्नेंस सेवा जो गांव-गांव में खोला गया था, इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि शिक्षा भी आसानी से हो सके। यानी कोई, जैसे कि कोई भी आपको दिल्ली में बैठ के आपके गांव में वो पढ़ा सके इंटरनेट के माध्यम से। उसी तरह से टेलीमेडिसिन, अर्थात यहाँ कोई डॉक्टर ऐसा रिकमेंड करे बहुत सारा, तो ये टेलीमेडिसिन आपको एक गांव में भी वो मेडिसिन उपलब्ध हो सके। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं कि कई ऐसे आपको क्रिटिकल पेशेंट इंडिया में या फिर कोई पटना में या कोई गांव में वो अपना बैठा हुआ है और वहां के डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो फिर टेलीमेडिसिन का उपयोग करता है और ऑनलाइन डॉक्टर से, जिस तरह से जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है या व्हाट्सएप है या स्काइप है या जो भी माध्यम है, अब तो जूम हो गया है, तो इस माध्यम से वो लंदन में बैठे हुए डॉक्टर, यूएस में बैठे हुए डॉक्टर से सलाह लेता है और सलाह लेने के बाद वहां वो इलाज करता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि कई लोगों का जान बचा है। पिछले विगत वर्षों का आप देखेंगे तो कश्मीर में भी इस तरह का केस आया था। उसी तरह से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आप देखेंगे कि लंदन से डॉक्टर ने उसको गाइड किया और वो सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर लिया इंडिया में। तो इस तरह का टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस और मनोरंजन के क्षेत्र में खास करके उच्च गुणवत्ता और आवाज वाला डेटा सेवा प्रदान करना था। ये था इस उद्देश्य का, इसका उद्देश्य था। और चूंकि कोविड-19 आ गया तो ये इसकी जो है सो उपयोगिता और अधिक बढ़ गई है। अब देखिए, घर से काम करने के कारण साइबर हमलों में वृद्धि। अब चूंकि लोग घर से काम कर रहे हैं, पहले इसका विशेष संदर्भ देखिए, इसके बारे में जो संदर्भ है ये भी अप्रैल में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान ने बताया कि देश में साइबर हमलों की संख्या घर के परिदृश्य से काम करने के कारण बढ़ गई है। रिपोर्ट के अनुसार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कर्मचारियों को दी जाने वाली जियो फेंसिंग प्रतिबंधों को शिथिल करने के लिए असामाजिक तत्व के शिकार हो सकते हैं। मतलब होता क्या है, देखिए इसमें अगर आप ऑफिस में काम करते हैं और ऑनलाइन कोई काम करते हैं या कुछ बनाते हैं, तो ऑफिस में क्या होता है कि जो बड़ा बड़ा कारपोरेट होता है या जहां लोग काम करते हैं, अभी वही बड़े बड़े कारपोरेट के लोग घर से काम कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जो कारपोरेट लोग कंपनियां हैं, तो वो क्या होता है, एक एक्सपर्ट टीम रखता है साइबर हमला से बचने के लिए अपने ऑफिस के अंदर। तो चूंकि ऑफिस में उसका इतना अत्यधिक प्रोटेक्टेड होता है कि उसकी जो खुफिया जानकारी है वो कहीं नहीं जा सकती। अब लेकिन मजबूरी में उसको घर से काम करना है, तो जो स्टाफ है उसको एसेस करना पड़ेगा, उसके मेल एसेस करना पड़ेगा, उसका साइट एसेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए सारा पासवर्ड उसको दे देता है। और होने के ऐसा कभी न कभी के वो व्यक्ति जो घर से काम कर रहा है वो कभी भी फ्रॉड में या इसमें फंस सकता है। तो हो सकता है उसके कंपनी का भी डेटा लीक हो सकता है। तो इस तरह के जो हैकर्स होते हैं वो काफी एक्टिव हो गए थे लॉकडाउन के दौरान। तो इसका मुख्य बिंदु ये है कि इसमें खास करके जो अटैक किया जा रहा था, रिपोर्ट में कहा गया कि जिसमें सार्वजनिक उपकरण, सरकारी उपकरण, बैंकिंग, बिजली, दूरसंचार, परिवहन एवं ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में हमले की आशंका है। यानी इन क्षेत्रों में बैंकिंग से करके पैसे के फ्रॉड कर सकता है, बिजली क्षेत्र में भी कर सकता है, दूरसंचार, यानी हर क्षेत्र में ये कोशिश कर रहे हैं। यह मुख्य रूप से वैसे हुआ कि कई कंपनी के कर्मचारी, मतलब कई कंपनी ऐसे थे जो सार्वजनिक क्षेत्र के भी थे या निजी क्षेत्र के भी थे, उन्होंने अपने कर्मचारी को घर से काम करने की अनुमति दे दी। और जो उसका एक जियो फेंसिंग टेक्निक होता है, जैसे उसके अगर ऑफिस में रहता है तो अगर कहीं खुफिया जानकारी उसके ऑफिस का अगर कोई स्टाफ बाहर देता है तो वो जियो फेंसिंग में पता चल जाता है कि जियो फेंसिंग में ये पता चलता है कि ये कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो वो अब क्या है कि घर से काम करने के लिए दे दिया। कोई आपको पटना से काम कर रहा है, कोई बेंगलोर से काम कर रहा है, कोई भोपाल से काम कर रहा है, तो अब यहाँ जियो फेंसिंग का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए इसमें आशंका बढ़ गई कि इसमें हमला, साइबर हमला हो सकता है। तो अब ये मामला क्या था, तो कई बार अपराधी क्या होता है, दुर्भावनापूर्ण ईमेल
संलग्नों के माध्यम से दान लेने, स्वस्थ संगठनों, अन्य सरकारी उद्यमों के लिए अधिकारियों को लगाने के लिए एक हद तक मतलब ऐसा लेवल से ये करता है। ये होता क्या है, मामला क्या है कि जैसे कि कोई कर्मचारी है और वो इंटरनेट से काम कर रहा है, आपको घर बैठे काम कर रहा है, तो होता क्या है कि बेसिकली घर से काम करने का तरीका ये होता है कि सारे जो ऑफिस के वहां से भेजे जाते हैं मेन सर्वर से, उसको ईमेल भेजता है कि ये देखिए आज आपका ये टास्क है, आपको ये करना है। अब जैसे ही वो ईमेल खोलता है तो उसी में अपराधी सब जो है सो अलग तरह का ईमेल दे देता है। मतलब ऐसा लगेगा आम पब्लिक को कि ये हमारा ऑफिस का ईमेल है, उसी ऑफिस के नाम से, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से। आप लोग भी अगर ईमेल कभी खोलते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि आपको लॉटरी का भी आ जाता है, कभी ये आता है कि आपका ईमेल अकाउंट 2 दिन के अंदर अंदर बंद होने वाला है, आपको अगर इस अकाउंट को चालू रखना है तो निम्नलिखित कॉलम को भरें। और जैसे ही आप निम्नलिखित कॉलम को भरते हैं या उस लिंक पे क्लिक करते हैं, वो आपके सारे कंप्यूटर के चीज को वो हैक कर लेता है। तो ये मामला था। तो इसको कैसे रोका जाए, तो इस पर सरकारी कार्रवाई जो हुई, तो सरकारी इस पर काम करने के लिए जो हमारे गृह मंत्रालय है, देश के सभी CRUD क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ये टेक्निक अपना के इस गतिविधियों को ट्रैक करने का निर्देश दिया। और आइडम यानी पहचान, आईडी मतलब आइडम, और अभिमागन और प्रबंधन मतलब इसको एसेसन और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। तो आइडम नाम मतलब इस प्रबंधन का नाम दिया गया। साथ ही मंत्रालय ने फॉर्मों को रैंसमवेयर हमलों के खिलाफ लचीला रहने के लिए कहा कि मतलब अब इस तरह से होगा तो रिसाइलेंट मतलब तैयार रहें आप, इस तरह के अगर हमले होंगे तो आपको तैयार रहना है। तो राष्ट्रीय अनुसंधान तकनीकी संगठन, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, NTRO क्या है, इसके बारे में है थोड़ा सा जानकारी। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। यह एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है जो प्रधानमंत्री कार्यालय में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन काम करता है। ये ऐसे विभाग है जो पूरी तरह से मतलब ये ऐसे हैं जो पूरी तरह से कार्यात्मक नहीं है। संगठन को पूरी तरह से सुचालित करने के लिए 98 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की आवश्यकता है। क्योंकि अभी भी ये जो है हमारा NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आप देखें, तो ये अभी भी इसमें 98 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जरूरत है ताकि इसको पूरी तरह से अपग्रेड किया जा सके और ये साइबर हमले से बचने में और किस तरह के साइबर हमले होते हैं उसके बारे में हमको बता सके। तो ये था आपका। दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन की CSI प्रौद्योगिकी व्यवसायीकरण के लिए हस्तांतरित। तो ये क्या है, इसका संदर्भ हम लोग अभी देखते हैं। तो ये भी है 29 अप्रैल 2020 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो है CSI और CSIO ने स्वच्छता और प्रभावी कीटाणु शोधन के लिए एक तकनीक विकसित की, एक नई तकनीक विकसित की है। तो ये क्या तकनीक है, तो ये प्रौद्योगिकी जो है नागपुर स्थित जो कंपनी है राइट वाटर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया है ये टेक्निक। तो ये टेक्निक क्या है, उसका मुख्य बिंदु ये है कि किसी भी रोगजनक के प्रसार को रोकने के लिए कीटाणु नाशक तकनीक अत्यधिक प्रभावी और कुशल पाई गई है। तो मशीन को इलेक्ट्रोस्टैटिक सिद्धांत के आधार पर विकसित किया गया। एक तो ये होता था कि जैसे हम लोग अगर कीटाणु शोधन की बात करते हैं तो हम लोग केमिकल या जैसे कि अभी हम लोग सैनिटाइजर का यूज करते हैं या बहुत सारे अन्य चीज होता है, लेकिन इसमें क्या किया गया है कि ये मशीन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिद्धांत के आधार पर विकसित किया गया है। तो मशीन क्या होता है कि इसमें कीटाणुओं के सूक्ष्म बूंदें उत्पन्न करती है, यानी इसमें एक सूक्ष्म और जो वायरस सहित सूक्ष्म जीवों को मारती है। उसमें एक ऐसा माइक्रो उसका ये मशीन से वो पैदा होता है, वो एक ड्रॉपलेट होता है जिससे जीवाणु समेत वायरस को भी ये मार देता है। मशीन का मुख्य लाभ यह है कि ये अन्य पारंपरिक और मैनुअल, यानी मैनुअल मतलब जो हाथ से करने के जो टेक्निक है उसकी तुलना में न्यूनतम सीमित कीटाणु का उपयोग करता है, यानी कीटाणु के माध्यम से ही ये कीटाणु को मारता है। तो ये डिवाइस अलग कैसे है, तो इसके बारे में ये है, देखिए
कि डिवाइस स्प्रे करने वाले कीटाणुओं की बूंदों को चार्ज करता है। चूंकि बूंदों को चार्ज किया जाता है और वे स्पष्ट सतहों को कवर करते हैं और यह छिपे हुए क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए डिवाइस की दक्षता और प्रभाविकता में सुधार करता है। छिपे हुए क्षेत्रों में हमेशा वायरस की संभावना अधिक होती है। अर्थात इसमें होता क्या है कि ये बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक माध्यम से जो होता है, तो ये एक स्प्रे की तरह काम करता है और जिसमें वो जीवाणु का ही उपयोग किया जाता है और उसको स्प्रे किया जाता है और वो जीवाणु अंदर तक चला जाता है और जो इसके जो मतलब समझिए एक जिस तरह से एंटीबॉडी वाला टेक्निक होता है वही टेक्निक अपनाया गया है और ये जीवाणु काफी अंदर तक जाके जो अन्य जीवाणु है उसको समाप्त कर देते हैं। तो अब हम लोग ये जो है ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेयर मतलब जैसे मैंने बताया कि स्प्रे करने की तकनीक है स्वास्थ्य जीवन शैली और जनता स्वास्थ्य देखभाल में योगदान करती है। जो हेल्थ केयर है उसकी बात करती है, हेल्दी लाइफ की बात करती है। यह सीधे स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हम जानते हैं कि जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है उसी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है। इस योजना के तहत यात्रा का नेतृत्व यानी ये योजना जो चलाया गया है इसका FMSI ने किया था। स्वच्छ भारत यात्रा मतलब ये स्वच्छ भारत यात्रा जो चला है, जो अभियान चला है 2018 में विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को शुरू की गई थी। एक यात्रा थी। स्वयं सेवकों ने स्वास्थ्य आहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक साइकिल ये सब रैली वगैरह निकाला था। उसी अभियान का ही एक हिस्सा, स्वच्छ भारत अभियान का ही हिस्सा है। तो ये सब था। अब चलिए अब हम लोग आते हैं अल्जाइमर इनहिबिटर। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग जाने। तो ये भी अप्रैल 2020 का ही न्यूज है। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च JNCASR के वैज्ञानिकों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत काम करने वाले अल्जाइमर रोग के लिए प्राकृतिक उत्पाद का आविष्कार किया है। मतलब ऐसा आविष्कार किया है जो अल्जाइमर के बीमारी में योगदान मतलब बीमारी को खत्म करने में योगदान देगा। तो इसका मुख्य बिंदु जो हम लोग इसके बारे में देखें तो इसका महत्व क्या है। अल्जाइमर एक विकार है जो सभी प्रकार के मनोभ्रंश के 70% के लिए अधिक जिम्मेदार है। ये अल्जाइमर ये ब्रेन डिजीज होता है, आप जानते हैं, जब जिसमें भूलने की बीमारी हो जाती है और ये बहुत ही खतरनाक होता है। तो रोग के लिए प्रभावी दवा विकसित करना मुश्किल है क्योंकि इसके लिए जो एक इफेक्टिव दवा अगर खोजा जाए तो ये बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि अभी भी जब हम लोग 21वीं सदी में चल रहे हैं तब भी अभी ब्रेन के बारे में बहुत हम लोग कम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। मतलब उतनी जानकारी नहीं है जितनी अदर ऑर्गन के बारे में। जिस दिन ब्रेन के बारे में भी अच्छी जानकारी हो जाएगी तो हम लोग ब्रेन के भी बहुत सारे बीमारी को इससे हल कर सकें। तो पारंपरिक दवाओं में इस्तेमाल की जाने वाली जो थी यानी इससे पहले अल्जाइमर के लिए जो पारंपरिक दवा हम लोग यूज करते थे उसका नाम था बेरबेरिन और बेरडी। इसको बदल दिया गया। इसमें क्या है कि पारंपरिक दवा को बदल दिया गया। बेरडी एंटीऑक्सीडेंट घुलनशील है तो दूसरी ओर बेरबेरिन कोशिकाओं के लिए विषाक्त है। यानी अगर ये दे देंगे तो ये कोशिकाओं के लिए जो सेल है उसके लिए टॉक्सिक है और सेल को खराब कर सकता है। और ये खराब एक घुलनशील भी है, एक बैड लिक्विड भी है जिसको कह सकते हैं हम लोग। तो ये जो प्राकृतिक उत्पाद बनाया गया है तो ये भी बहुत जानने का आपके लिए जरूरी है। और आप लोग अगर सुन रहे हैं, सुनते के साथ साथ आप लोग अगर आप स्क्रीन शेयर हो रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग रख ले। तो आइसोक्यूनोलाइन नामक प्राकृतिक उत्पाद का भी उपयोग किया जाता है। ये जो है आइसोक्यूनोलाइन
भारत और चीन में पाया जाता है और पारंपरिक दवाओं में भी इस्तेमाल होता है। तो इसका भी, तो अब बेरडी जो हमने बताया, इसका आविष्कार एक्टिव ऑक्सीजन प्रजाति की पीढ़ी को रोकता है। यह बायोमैक्रोल्यूकस और ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है, यानी ऑक्सीडेटिव डैमेज और बायोमैक्रोल्यूकस, जो बायोमैक्रोल्यूकस है इसको ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। उसी तरह धातु पर निर्भर और स्वतंत्र एमाइलाइड बीटा के संचयन को भी रोकता है। एमाइलाइड बीटा अमीनो एसिड्स के पेप्टाइड्स हैं जो मस्तिष्क कोशिकाओं के चारों ओर बनते हैं। ये पूरी तरह से आपका शुद्ध साइंस है। तो इसको और आप इतना समझ लें कि ये एक ऐसा आविष्कार है जो इस एंटीऑक्सीडेंट रेडिएटिव प्रजाति है इसको रोकता है। उसके बाद अल्जाइमर का कारण क्या होता है, तो ये थोड़ा सा है, ये आप जान लें अल्जाइमर का कारण क्या होता है। तो अल्जाइमर जो होता है मस्तिष्क कोशिका के आसपास प्रोटीन के सामान्य निर्माण के कारण एक रोग हो जाता है। यानी जो आपका मस्तिष्क का कोशिका है, ब्रेन सेल है, उसके आसपास प्रोटीन का ये निर्माण करने लगता है और जिसका ये एक तो होता है ये नॉर्मली असामान्य जब निर्माण होता है तो इस प्रकार का जो रोग होता है तो वो अल्जाइमर का कारण बनता है। प्रोटीन एमिनो एसिड से बने होते हैं, इसीलिए खोजी गई दवा मस्तिष्क कोशिका के चारों ओर एमाइलाइड बीटा नामक इन प्रोटीनों के जमाव को रोकती है। आविष्कार की गई दवा डीएनए को नुकसान पहुंचाने से भी मदद करती है। इससे पहले जो देता था, जो भी दवाएं होती थी वो पुरानी दवाएं, उससे हो सकता था कि जेनेटिक म्यूटेशन हो जाए या डीएनए को भी नुकसान पहुंचे, लेकिन ये नई आविष्कार में ये डीएनए के नुकसान को भी बचाता है। तो ये अल्जाइमर के बारे में था कि अल्जाइमर इनहिबिटर यानी अल्जाइमर के रोग को इनहिबिट करता है, रोकता है, इसके बारे में। अब है इसी अप्रैल महीने का है आपका नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर टास्क फोर्स गठित की गई थी और उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यानी नेशनल पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा देश में जैसे हम जानते हैं कि गैस के, पेट्रोल के, उसको किस तरह से पाइपलाइन को, तो उस पर एक टास्क फोर्स गठित की गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की यही अप्रैल में। तो टास्क फोर्स ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में जो थी वो वित्त मंत्री निर्मला रापन को सौंपी थी। ये रिपोर्ट 2019 और 25 के लिए तैयार की गई है। यानी ये रिपोर्ट जो टास्क फोर्स बना था, इस रिपोर्ट में 2019 से लेकर 2025 तक की योजनाओं का जिक्र होगा कि हम 2025 तक क्या करेंगे, कैसे पाइपलाइन बनेगा हमारे भारत में, किस तरह से होगा, तो इसके बारे में इसकी जिक्र की गई थी। तो मुख्य बिंदु की यदि हम चर्चा करें तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर टास्क फोर्स द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट का सारांश दिसंबर 2019 में ही जारी कर दिया गया था। वित्त मंत्री ने अपने केंद्रीय बजट भाषण जो 2019-20 में दी थी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की थी। टास्क फोर्स रिपोर्ट तैयार करने के लिए नीचे से ऊपर तक पहुंच बनाई थी। यानी कि आप ये समझिए कि एसेसिबिलिटी, यानी ऐसा वो टास्क फोर्स था कि जो एक नीचे से ऊपर, अर्थात जो एक हाई लेवल पे है और जो एक लो लेवल पे है, दोनों की पहुंच बनाया टास्क फोर्स का। ये गठित करना था कि इसमें क्या प्रॉब्लम होता है। जैसे सपोज कि इसको आप इस तरह से समझिए, नीचे से ऊपर तक पहुंच बनाई का क्या अर्थ है। तो जो भी योजनाएं बनती हैं, सरकार बनाती है, तो ज्यादातर हम देखते हैं कि उसमें जो जुड़ा हुआ लोग होता है, या तो पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग है, तो वहां बैठे लोग जो एक्सपर्ट होते हैं वो उस पर चर्चा कर लेते हैं। लेकिन वही को जब उस एक्सपर्टीज के फॉर्मूला को जब हम लैंड पे उतारते हैं, जमीन पे उतारते हैं, तो वो फिजिबल नहीं होता है, वो वहां सही मायने में काम नहीं कर पाता है। और जब प्रभावी ढंग से काम नहीं करता है, तब बाद में ये पता चलता है जिस एरिया में हम लोग गए तो वहां के लोकेलिटी जो नीचे स्तर के लोग हैं उनसे भी सलाह लेनी चाहिए थी, ताकि उनके बारे में जो वहां की रियलिटी है, जो वहां की हकीकत है, वो भी आपको पता चले। तो इस प्रकार ये टास्क फोर्स जो था वो ऐसा अप्रोच इसमें अप्लाई किया था जो नीचे से ऊपर तक पहुंच बनाई गई थी। आप जैसे आप जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की हम लोग बात करते हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जब बनाया गया था
तो वो जब बनाया गया था तो उस वक्त तकरीबन आप देखें तो उस सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट गोल में विभिन्न छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन और बड़े ऑर्गेनाइजेशन, जो सामाजिक संगठन थे, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थे, सबका एक बहुत बड़ा मीटिंग किया गया था आपको इंडिया हैबिटेट सेंटर में, ताकि वो एक नीचे से लेकर ऊपर तक हर आदमी की समस्या को उसमें ध्यान में रखा जाए। तो यही टास्क फोर्स, यही यहाँ कहने का तात्पर्य एक लाइन में कि नीचे से ऊपर तक पहुंच बनाई थी। रिपोर्ट में 111 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय के लिए एक विस्तृत विभाजन प्रदान किया गया है। जैसे 100 लाख करोड़ उन्होंने घोषणा की, लेकिन रिपोर्ट में यह बताया गया था कि इस परियोजना को सही ढंग से करने के लिए 111 करोड़ लाख रुपए चाहिए, और उसका वो पूरा कैसे कैसे विभाजन किया जाएगा उसका भी जिक्र किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार 33 लाख करोड़ रुपए की परियोजना वैचारिक स्तर पर है। अगर इस रिपोर्ट की हम बात माने तो इस रिपोर्ट को हम अगर देखें तो इसमें 33 लाख रुपए का जो है परियोजना अभी विचार के लिए रखा गया कि अगर ये पास हो जाता है तो। इसके अलावा रिपोर्ट से पता चलता है, अगर हम रिपोर्ट में देखें क्या फाइंडिंग है, तो ऊर्जा क्षेत्र में 24%, सड़क में 18%, रेलवे में 12% और शहरी क्षेत्रों को 17% मतलब ये आवंटित किया गया है। ये जो रकम है, ये जो फंड है, इसको आवंटित किया गया। अब इन्होंने अपना रिकमेंडेशन क्या दिया, जिसको हम लोग अनुशंसा कहते हैं। अनुशंसाएं क्या हुई इस टास्क फोर्स की? तो ये टास्क फोर्स क्या हुआ कि ये टास्क फोर्स निम्नलिखित अनुशंसा की। एनआईपी प्रगति की निगरानी के लिए एक समिति गठित की जाएगी। एनआईपी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पाइपलाइन, उसका शॉर्ट फॉर्म में यहाँ एनआईपी लिखा हुआ है। तो एनआईपी की निगरानी के लिए एक समिति गठित की जाएगी। यह देरी को खत्म करने में मदद करेगा, यानी जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसमें जो डिले हो रहा है उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। कार्यान्वयन का पालन करने के लिए मंत्री स्तर पर एक संचालन समिति गठित किया जाएगा कि ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके स्तर पर क्या होगा, एक मंत्री इसको संचालन, जो स्टीयरिंग कमेटी होता है वो मंत्री स्तर का एक स्टीयरिंग कमेटी होगा। फिर एनआईपी के लिए वित्तीय अनुसंधान संसाधन जुटाने के लिए भी एक संचालन समिति का गठन किया जाएगा। यानी एक जो स्टीयरिंग कमेटी होगा वो स्पेशली होगा कि उसका फाइनेंस कैसे जुटाया जा सके। तो अब हम लोग देखें कि ये एनआईपी है क्या, यानी इसको नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को अगर शुद्ध हिंदी में हम लोग बोलें तो राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन कह सकते हैं। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन अपनी तरह की पहली योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य है नागरिकों में के गुणवत्तापूर्ण जीवन को बेहतर बनाना, परियोजना में निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य होना, और इसे 2025 तक भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। और इसने मतलब इस तरह से हम लोग कि 2025 तक भारत 5 ट्रिलियन डॉलर का ये हो जाएगा। अब देखेंगे कि ये टास्क फोर्स जिसकी हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, तो इसके कार्य क्या क्या है। तो आर्थिक रूप से अगर हम देखें तो आर्थिक रूप से किफायती और व्यवहार बुनियादी ढांचे की पहचान करने के लिए टास्क फोर्स का गठित किया गया है। इसलिए इसका गठित किया गया कि ऐसा ना हो कि ज्यादा खर्च हो जाए और हमारा जो प्रैक्टिकल जो बुनियादी ढांचा है वो नहीं होकर अनप्रैक्टिकल हो जाए, यानी हम बहुत अच्छा तो बना दें लेकिन वो काम करने लायक ना हो। तो इसीलिए एक किफायती भी हो और ये प्रैक्टिकल भी हो, व्यवहार भी हो, इसके लिए ये टास्क फोर्स को बनाया गया था। यह वार्षिक अवसंरचना, निवेश और पूंजीगत लागत का भी अनुमान लगाने का काम सौंपा गया था। उसके साथ ये भी सौंपा गया था कि भाई ठीक है, किफायती भी हो, व्यवहार भी हो, लेकिन फिर भी इसमें कितने पूंजीगत जिसमें निवेश की जरूरत होगी वो भी इसको अनुमान लगाने के लिए क्या कहा गया था। इसके अलावा लागत को कम करने के लिए परियोजनाओं की निगरानी के लिए भी टास्क फोर्स नियुक्त किया गया था कि अगर परियोजना बनता है तो उसकी निगरानी के लिए भी टास्क फोर्स गठित किया गया था। तो अब जो भारत सरकार है, आगे हम लोग देखेंगे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर 2025 क्या है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विजन 25 तैयार किया है। यह विजन की मुख्य, आप देखेंगे ये जो विजन है इंफ्रास्ट्रक्चर विजन 2025,
तो इसको हम इस दृष्टि से देखें तो इसमें मुख्य आकांक्षाएं यानी मतलब इसमें प्रस्तुत की गई है, जो इसका मेन मुख्य पॉइंट है, ये आपको समझना है। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान की जाएगी, ये विजन 25 में। सभी को 100% डिजिटल कवरेज प्रदान किया जाएगा। यानी आज समझिए कि आपको हम डिजिटली पढ़ा रहे हैं, आप घर बैठे हैं, मैं यहाँ हूँ और आपको दिल्ली से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसको ऐसा है कि 100% डिजिटल कवर सभी को कोशिश किया गया कि पढ़ने को। यानी आज आप हमारे साथ 18 लोग जुड़े हुए हैं, कल 100 लोग भी आराम से जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से वो ज्यादा से ज्यादा इसको कवरेज प्रदान इस योजना के तहत इस विजन में किया गया है। उसी तरह से कि जो शिक्षा का लेवल है वो विश्व स्तर की गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना, यानी जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी किस तरह से दिया जाए, इसके बारे में भी कि मतलब इसमें इस विजन में रखा गया है। क्योंकि हम लोग देखते हैं जो हमारी पुरातन शिक्षा व्यवस्था था, अब आप जानते ही हैं कि जो पहले आपको पढ़ाते थे, जो टीचर बोर्ड पे पढ़ाते थे सिंपली, वो उतनी अच्छी तरह से आपको, ठीक है वो बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत शानदार तरीके से समझाते थे, लेकिन आपके सामने सपोज कीजिए जैसे मैंने आपको बताया कि साइक्लोन 2 तरह से होता है, एक ट्रॉपिकल एक सब ट्रॉपिकल साइक्लोन है। दोनों के कार्य प्रणाली आपको लिखा देगा, रटा देगा, लेकिन समझेंगे आप कैसे? समझने के लिए अगर आपको कोई ऐसा टीचर मिले जो बेस्ट एनिमेशन से आपको समझा दे, डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आपको समझा दे, तो आप बेगर याद किए ही आप समझ जाएंगे, अच्छा इस तरह से यहाँ इतना डिग्री टेम्परेचर होता है, तब ये इस तरह का फोर्स बनता है और फिर ये चक्रवात होता है। उसी तरह से अगर सब ट्रॉपिकल चक्रवात की अगर बात करें हम लोग, तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है, फ्रंट बनता है, कोल्ड फ्रंट होता है, वार्म फ्रंट होता है, अक्लूडेड फ्रंट होता है। तो ये सब हम लोग ज्योग्राफी में चर्चा करेंगे। तो फ्रंट कैसे बनता है उसका, वो अगर एनिमेशन आप देखेंगे डिजिटली तो वो आपके ज्यादा दिमाग में फिट हो जाएगा और फिर आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं होगी, चाहे पीटी हो मेंस हो, आराम से आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो इसी तरह से ये विश्व स्तर जो वर्ल्ड क्लास, अभी देखिए जो वैश्विक स्तर पे है, आज हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन कल अगर आप अमेरिका के कोई भी यूनिवर्सिटी में देखें तो वो लोग आज से 10 साल पहले से ही स्लाइड पे पढ़ा रहे हैं, प्रोजेक्टर से पढ़ा रहे हैं, पूरी तरह से डिजिटलाइज हो चुके हैं। लेकिन यहाँ जब नॉर्मल में चलता था, आपका मुखर्जी नगर में क्लास या आसपास में चलता था, और कोई टीचर डिजिटलाइजेशन की बात करते थे, अगर स्लाइड पे करते थे तो लोग उसके मजाक उड़ाते थे, अरे सर कैसे करते हैं, यहाँ बोर्ड पे ही बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। तो इस तरह से जो गुणवत्ता वाली शिक्षा अगर आप देना चाहते हैं तो डेफिनेटली बात है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर और विजन 25 में जो डिजिटल कवरेज आपको करना पड़ेगा। उसी तरह से आवास और पानी की आपूर्ति भी प्रदान की जाएगी। और इसी विजन में यह भी रखा गया था कि 2022 तक किसानों की आय दुगुनी भी की जाएगी। भले इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो ना हो, लेकिन ये एक विजन का पॉइंट, इसको आपको याद रखने की जरूरत है। अब है गंगा के पानी की गुणवत्ता में सुधार। ये है तो अप्रैल का ही न्यूज, लेकिन ये डाउन टू लॉकडाउन में जो मार्च में हुआ था, आप देखेंगे तो 22 मार्च से जो लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो उसका जब रिपोर्ट अप्रैल में आया तो इसमें पता ये चला कि जो यमुना है, गंगा है, इस सब के जल में जो खास करके चूंकि लॉकडाउन की वजह से इंडस्ट्री बंद हो गई, तो जो भी औद्योगिक इकाइयां बंद हुई, तो वो जो गंदा पानी जमुना में या गंगा में बहाता था वो बहना बंद हो गया। तो जैसे ही बहना बंद हुआ तो 22 मार्च में हुआ था लॉकडाउन, और उसके बाद इसकी स्थिति में सुधार हो गई। तो अगर हम देखें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो होता है, उसके अनुसार 40 मिलियन अपशिष्ट जल निकायों में प्रवेश करता है। यानी जो अपशिष्ट यानी वेस्ट वाटर जो होता है वो 40 मिलियन लीटर जो होता है वो ये गंगा और ये विभिन्न नदियों में आपको गिरता है। तो अब इसमें मुख्य बिंदु देखें कि गंगा का क्या हाल है, और फिर आगे भी देखेंगे अदर नदी का। तो जल प्रदूषण को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, जैसे हम लोग जल पॉल्यूशन तो उसको कैसे मापते हैं, तो उसको बीओडी से मापते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कि उसके अंदर जो जीव जंतु है उसको किस प्रकार ऑक्सीजन का जो डिमांड है वो आधार से मापा जाता है। तो जैसे ही हम लोग कचरा फेंकते हैं तो वहां से ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है उसकी, तो डंप किया जाता है। 1985 के बाद जब इस पॉल्यूशन से निपटने के लिए 1985 के बाद
प्लान फर्स्ट में गंगा को साफ करने के लिए कई योजना और कार्यक्रम किया गया, और फिर जानते हैं कि 2015 में सबसे बड़ी पहल जो नमामि गंगे शुरू हुआ। तो ये सारी परियोजनाएं की जा रही थी, लेकिन ये कोई भी परियोजना ढंग से प्रभावी नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब ये कोविड आया और लॉकडाउन हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका सारी इकाइयां बंद हो गई, और जिसमें मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने वास्तविक समय निगरानी के आंकड़ों के मुताबिक गंगा के 36 निगरानी बिंदुओं में से 27 स्वच्छ और वन्य जीव और मत्स्य प्रसार के लिए उपयुक्त, यानी टोटल जो निगरानी यूनिट लगाया गया है गंगा के नदी में, आप जो अगर हम निगरानी यूनिट की बात करें तो केंद्रीय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विभिन्न राज्यों के साथ मिल करके, ये भी नोट कर लें आप लोग, टोटल निगरानी जो पूरे देश भर में है कि इसका जो निगरानी स्टेशन है उसकी संख्या है 507, 507, ये भी नोट कर लें आप लोग। तो ये पूरे भारत में है, और ये गंगा के क्षेत्र में जो है आपको 36 निगरानी केंद्र है, और इन 36 में से जो पॉल्यूशन कंट्रोल पाया कि लॉकडाउन के बाद 27 स्वच्छ हो गया, जो आपको वन्यजीव और मत्स्य के लिए काफी उपयुक्त था। और इसमें जो डिजोल्व ऑक्सीजन यानी घुलित ऑक्सीजन मूल्यों में सुधार हुआ, यानी इसमें ऑक्सीजन की अच्छी खासी मात्रा हो गई। वाराणसी जैसे शहर जिसमें प्रदूषण चरम पर था, लॉकडाउन से पहले 3.8 मिलीग्राम लीटर की तुलना में लॉकडाउन से पहले क्या था, 3.8 मिलीग्राम था, और अब क्या हो गया, 6.8 मिलीग्राम पर लीटर हो गया। किसका? ऑक्सीजन का मूल्य, यानी ऑक्सीजन जो 3 था वो 6 हो गया, यानी दूना बढ़ गया ऑक्सीजन में। तो ये और आपका स्वच्छ हो गया गंगा। तो इसका कारण क्या था? तो इसका कारण डेफिनेटली था कि गुणवत्ता में सुधार का प्रमुख कारण घाटों पर स्नान करना, पर्यटन, मेले जैसी गतिविधि रोक दी गई थी, क्योंकि अब कोई मेला भी नहीं लग रहा था। साथ ही नदी के आसपास जो औद्योगिक गतिविधि था वो भी रुक गया। तो जो सीवेज, जो गंदे नाले से पानी गिरता था वो भी मतलब, हालांकि अब जो गंदे नाले से पानी गिरता है वो जारी है, लेकिन इसमें औद्योगिक कचरा नहीं है, वो स्थिति थोड़ा सा अलग है, क्योंकि सीवेज अपशिष्ट औद्योगिक अपशिष्टों के साथ मिल जाता था, और जो बेसिकली वो नदी में चला जाता था, और नदी इस तरह से पॉल्यूटेड हो जाता था। तो बेसिकली कोविड-19 के बाद आप देखें तो गंगा और जो गंगा के सहायक नदियां थी वो काफी स्वच्छ हो गई थी। और ये इन्वायरमेंट रिपोर्ट कई जगह इस तरह से आया है कि जल साफ हुआ है, उसी तरह से वायु में भी साफ, मौसम भी साफ हुआ है। आप देखेंगे जो एकदम आसमान दिल्ली में कितना धुंधला था वो साफ हो गया लॉकडाउन के दौरान। तो लॉकडाउन के दौरान अगर हम देखें तो कोविड के बाद पर्यावरण को काफी फायदा हुआ है। अभी एक रिपोर्ट आई थी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर यानी सैन्य पे कौन सा देश कितना खर्च करता है, इसके बारे में था। तो ये भी अप्रैल में ही आई थी। तो अंतरराष्ट्रीय शोध संस्था, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सिप्री कहा जाता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो रिपोर्ट के अनुसार अगर हम रिपोर्ट को देखें तो 2019 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों की, मतलब सैन्य पे कौन सा देश कितना खर्च करता है उसकी ये आकलन करता है पूरे वैश्विक स्तर पे। तो इसमें भारत तीसरे नंबर पे था। तो इसका मुख्य बिंदु क्या क्या था वो देख लीजिए। तो ट्रेंड ऑफ द मिलिट्री, ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर नामक रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जारी किया गया था। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में वैश्विक स्तर पर जो सैन्य खर्च था वो 1917 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया वैश्विक स्तर पे। वर्ष 2019 में भारत का कुल सैन्य खर्च जो था आपको 71.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2018
18 की तुलना में 6.8% की इसमें वृद्धि हुई थी। अब सवाल है कि भारत सैन्य खर्च कैसे करता है, तो वो देखिए। तो इसमें भारत के बारे में कहा गया था, यानी जो रिपोर्ट था, रिपोर्ट के अनुसार हाल ही के कुछ दशकों में भारतीय सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि हुई है। पिछले 30 वर्षों में, अगर 30 वर्ष का हम आंकड़ा देखें तो मतलब 1990 से लेकर 2019 के बीच में तो भारतीय सैन्य खर्च में 259% की वृद्धि हुई है। 2010 से 19 के बीच में देखा तो 37% की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि पिछले दशक में भारत की जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक पर सकल घरेलू उत्पाद पर सैन्य खर्च का भार कम हुआ है। 2010 में जो था ये 2.7% था, जो जीडीपी हमारा है उसका 2.7% था, जबकि वर्ष 2019 में ये घट के 2.4% हो गया। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो हमारा सैन्य खर्च है भारत का, वो क्यों बढ़ रहा है, इसके कारण क्या है, इसके वृद्धि के कारण क्या है। तो इसके कारण की अगर हम बात करें तो चीन और पाकिस्तान से भारत के तनावपूर्ण संबंध है, आप जान ही रहे हैं। हाल फिलहाल में चीन से जो अभी गलवान वैली वाला मुद्दा आया है, तो वो आप जान ही रहे। तो इस वजह से हमें अपनी सुरक्षा के लिए लगातार उसमें वृद्धि करना ये प्रमुख कारण है। विशेषज्ञों के अनुसार, अगर विशेषज्ञ के माने तो जर्मनी द्वारा सैन्य खर्च में वृद्धि किए जाने का एक कारण, जर्मनी भी किया है, तो अगर कोई देश कर रहा है तो एक तो भारत तो चीन और पाकिस्तान की वजह से अपने आप को और मजबूत बना रहा है, और जर्मनी जो था वो इसलिए वृद्धि कर रहा है कि एक कारण है यूरोप और नाटो के कुछ देशों के बीच रूस की बदलती छवि और उसका प्रभाव, यानी रूस का जो चेंज हो रहा है, रूस अपने आप को एक अलग सैन्य ताकत के रूप में उभारने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए जर्मनी उससे। हालांकि कोविड-19 की वैश्विक महामारी का प्रभाव भविष्य में देशों के सैन्य खर्च भी देखा, मतलब ये अभी तो ये पिछला रिकॉर्ड था, 2019 का ये रिपोर्ट था जो 2020 में आया अप्रैल में। अब जो 2021 में रिपोर्ट आएगा तो उसमें हो सकता है कि सैन्य खर्च में कमी हो, चूंकि ये जो बहुत बड़ी महामारी हुई है, तो इससे हो सकता है कि इसमें मतलब घटने की प्रवृत्ति हमको भविष्य में देखने को मिले। तो ये था, ये सैन्य पे रिपोर्ट आया था सिफरी का, तो ये जो आप लोग। अब एक ये लास्ट न्यूज बचा है, तो इसमें हम लोग देखते हैं अलगाववादी समूह ने दक्षिणी यमन में स्वशासन की घोषणा की। तो यमन में आप जान ही रहे लगातार वो गृह युद्ध से जूझ रहा है। तो साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल एसटीसी ने अलगाववादी समूह ने घोषणा की है कि वो अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र को में स्वशासन स्थापित, मतलब वो सेल्फ रूल यानी इंडिपेंडेंट वो अलग तरीके से घोषित किया। तो इसका मुख्य बिंदु ये है कि एसटीसी ने अपनी सेनाओं के दक्षिणी बंदरगाह यानी अदन के लिए मतलब रवाना किया कि वहां जाके आप कब्जा करो। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रमुख समूहों में से एक है, यानी एसटीसी जो है। यहाँ यमन की ऐसी है कि यमन की जो अगर आप जियो पॉलिटिक्स समझे तो यमन में दो ग्रुप है। एक ग्रुप को सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा है, दूसरा ग्रुप को ईरान सपोर्ट कर रहा है। तो एसटीसी जो है वो सऊदी अरब का सपोर्ट वाला है, दूसरा जो है वो हुती विद्रोह कहलाता है, हुती विद्रोही या हुती, उसको ईरान दे रहा है सपोर्ट। अब यहाँ भी जो है अगर हम देखें तो यहाँ दो जो इस्लाम के अंदर दो ग्रुप आप जानते हैं, शिया और सुन्नी वाली बात जो हो जाती है। तो हुती विद्रोह या ईरान के सपोर्ट वाले जो है वो शिया मत के मानने वाले हैं, और जो सऊदी अरब के नेतृत्व वाली गठबंधन है वो सुन्नी मत के मानने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ इन दोनों मतों को लेकर के भी लड़ाई है, और इस वजह से एक को ईरान सपोर्ट कर रहा है, दूसरा को सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा है। तो सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कोविड-19 महामारी के चलते संयुक्त राज्य की पहल पर एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की थी तथा उसे पुनः 1 महीने के लिए बढ़ा दिया था, लेकिन वो करने के बाद लेकिन हुती विद्रोहियों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और हिंसा जारी रही। अब यमन संकट के बारे में भी थोड़ा जानने के लिए, यमन संकट है क्या। तो अरब क्षेत्र में लोकतांत्रिक आंदोलन अब जानते ही हैं, जब इजिप्ट में हुआ, लीबिया में, बहुत सारे उस क्षेत्र में जिसको अरब स्प्रिंग के नाम से भी जानते हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण है, तो जाना जाता है। तो इसके बाद यमन के शासक जो थे सत्ता में हादी थे,
हादी मंसूर नाम था उनका, वो उसके विरुद्ध शिया मुसलमानों, जो हमने बताया कि जो हुती है वो शिया है, उसने सत्ता मतलब के विरुद्ध शिया मुसलमानों ने सत्ता हस्तांतरित कर दी, और हुती को ईरान का समर्थन था, जबकि सऊदी अरब जो है तो हुती के विरुद्ध है। तो ये हादी मंसूर जो था वो अरबियन सपोर्ट में था, उसके विरुद्ध शिया वाले हुती पहुंच गए, और दोनों एक दूसरे से, एक तरफ ईरान का इंटरेस्ट आ रहा था, एक तरफ सऊदी अरब का आ रहा था। तो ये दोनों के बीच ये इस संघर्ष में यमन संकट पैदा हो गया, यमन में हो गया। तो वर्ष 1914 के अंत में सना में हादी की सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया गया, वो वहां से भाग गए, जिसे सऊदी अरब नेतृत्व वाले गठबंधन के हस्तक्षेप करने के लिए, यानी वो वहां से हो चुके, जो वहां की कैपिटल थी, यमन की कैपिटल सना, उस पे हुती विद्रोहियों ने कब्जा कर ली, और ये जो थे हादी मंसूर वो वहां से दूसरे तरफ चले गए, जो उनके कब्जे वाले क्षेत्र थे। इस विद्रोह को सऊदी अरब और ईरान के बीच छद्म युद्ध के बीच में भी देखा जा रहा है। तो सऊदी अरब का हस्तक्षेप कैसे हुआ उसके बारे में, तो शिया विद्रोहियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया, और राष्ट्रपति हादी की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को दक्षिणी हिस्से में सिमटना पड़ा। जैसे कि हमने बताया वो सना से भाग गया दक्षिण की ओर। तब सऊदी अरब ने यमन में हस्तक्षेप शुरू कर दिया, और यहाँ भयंकर बमबारी की। तो सऊदी अरब ने ईरान पर अरब प्रायद्वीप में अस्थिरता फैलाने और शिया हुती विद्रोहियों को आर्थिक सहायता देने का भी आरोप लगाया है। वस्तुतः इस प्रायद्वीप में स्थिरता स्थापित करना सऊदी अरब की योजना थी कि ये इस स्थिरता हो, लेकिन ये इस क्षेत्र में स्थिरता नहीं हुई, और इस प्रकार ये यमन जो है तो समझिए युद्ध के इसमें घिर गया है, और अभी भी ये चल ही रहा है। और मुख्यतः आप देखें तो कोविड, अगर इस एरिया में कोविड आ जाए तो और भयंकर तबाही हो सकती है कोविड-19 के बाद। तो ये जो था अप्रैल के फर्स्ट वीक का था, जो कुछ न्यूज था इसके बारे में हम लोगों ने जिक्र किए। और वो अक्सर सुन रहे क्या, हेलो, आप लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज? हेलो, यस सर। नहीं सुन रहे हैं? हेलो, अच्छा सुन रहे हैं, चलिए। तो ये एक था जो आज हमने, क्योंकि आज मैं काफी बिजी था और लगातार हमको सुबह से कुछ क्लासेस थे, तो इस वजह से वो आपको सिर्फ एक हफ्ता। हेलो, इतना ही रहने दीजिए सर। हाँ, तो इतना आप लोग फिलहाल ले लीजिए, और फिर आगे जो हमारा क्लास होगा उसके बारे में विस्तृत रूप से आपको अक्सर बताएंगे। तो इसको बंद कर लो। हाँ, बंद करना हो गया। ओके, उसको पहले अभी बंद करने से पहले रुकिए 1 मिनट। ठीक है, तो ये आज का हमारा था, और बाकी आपको संबोधन अक्सर करेंगे वो, और विस्तृत रूप से आपको आगे के बारे में बताएंगे। तो अक्सर के ओवर।